बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हक़ाइक़ की अगर बात करें तो बड़े तल्ख़ हैं, बड़ी तकलीफ़ें हैं इस वक्त हमारे मुल्क के हक़ाइक़। बारिशें बन गई हैं पंजाब वालों के लिए ज़हमत, अब पानी भर रहा है। सिंध की जानिब देखते हैं कि वहाँ पे क्या तबाही मचाता है। खुदा न खास्ता वहाँ पे उतनी तबाही ना हो, ये दुआ गो हैं हम जितनी उसने पंजाब में तबाही मचाई है। तबाहकुन बारिशों के बाद खौफनाक सैलाब से आधे से ज़्यादा सूबा जो है वो तकरीबन मुतासिर हुआ है। घर बचे हैं, ना लोगों की फसलें बची हैं, जानवर भी तेज़ पानी में हमने जो वीडियोज़ देखी हैं उसमें बह गए हैं। सैलाबी पानी किसी जो ज़ाहिर सी बात है माओं ने अपने बच्चों के जहेज़ बेटियों के लिए इकट्ठे किए होते हैं, वो भी कुछ मुझ तक इत्तलात पहुंची हैं कि फ्लड एकदम से आया और वो पानी तो नहीं देखता कि आगे क्या है, किसने कितनी मेहनत से क्या जमा किया है। बच्चों के जहेज़ भी जो हैं वो भी उसमें बह गए, किसी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसमें बह गई। नाज़रीन, तबाहकुन सैलाब के बायस सिर्फ यही नहीं, 43 अफराद अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक भी हुए हैं और 33 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। यानी कि टोटल सैलाब से 33,63,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब में फंसे 12,92,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरा अजला में 7,99,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि ये मैं PDM में पंजाब की सैलाब के बाद नुकसानात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, 139 देहात मुतासिर होने का मज़ीद ख़दशा जो है दरिया चनाब के हवाले से वो जो है वो जाहिर किया जा रहा है। मुल्तान की बस्ती चनाब चौक में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। मुल्तान में अब मुल्तान डिवीज़न में हर जानब तबाही है। इसके अलावा खानेवाल में ऊँचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरिया सतलुज में पानी की सतह में ख़तरनाक किस्म का इजाफा हो गया है। बहावलपुर में सैलाब से तबाही है, मतलब ज़िम्मेदारा बंद टूटने से करीबी बस्ती जो है वो बस्तियों में पानी दाखिल हो गया और ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है। पंजाब के बाद सैलाब की बेरहम मौजें सिंध को भी अपनी लपेट में लेने को बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ जो है वो ऑपरेशन भी जारी है। गंडा सिंह वाला पर 12 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। कबीरवाला में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फ़ौज तो हमेशा ही मुश्किल वक्त में आवाम की मदद के लिए खड़ी होती है। किसी भी तरह की मुश्किल वक्त हो, पाक फ़ौज के जवान हमेशा उसमें खड़े होते हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। लेकिन क्या हमारे सियासतदान आज खड़े हैं? क्या हमारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से आज सारा कुछ बह गया है? क्या जो हम डूब रहे हैं और बार बार डूब रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इतने सालों से सैलाब आ रहा है, हर दफ़ा यही बात करती जाती है कि तैयारियां की जाएंगी, अभी भी जो प्रेडिक्शन है अभी से इस सैलाब की सूरत हाल तो चल ही रही है। नेक्स्ट ईयर की प्रेडिक्शन अभी से हो गई है कि 22% जो है नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल होगी। क्या हम अगले साल के लिए तैयारियां कर रहे हैं? क्या हमारी हुकूमतें इतनी वाकई में संजीदा हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट्स देख लें, वफाकी गवर्नमेंट्स देख लें, क्या संजीदा है या सिर्फ वो जो लफ्ज़ी एक गोलाबारी है, लफ्ज़ी एक जाल फेंका जाता है, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वही सारा कुछ चल रहा है? डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, हमेशा फ्लड आता है, हमेशा हम बह भी जाते हैं, डूब भी जाते हैं। ओवर द ईयर्स ये सारा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा आया है। माजी में बड़े हमने देखा है कि फ्लड इस तरह के आए हैं कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। 22 का है, उसके बाद 10 का सैलाब है, उससे पहले 90s में भी सैलाब आते रहे हैं। हमारी क्यों नहीं तैयारियां सर आपके हिसाब से होती हैं? हमारी हुकूमतें अपने केसेस तो बड़ी जल्दी से ख़त्म करवा लेती हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लेना था उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो आयद नहीं हो सकी। उसके बाद जितनी भी कानून साजी हुई अपने हक में बेहतर कर ली। तो मुल्क की किसने सोचनी है सर? मुल्क के लिए भी कोई बेहतरी के लिए तो कोई इकदाम उठाने चाहिए ना इन्हें। देखिए 1992 में फ्लड आया इंतहा से ज्यादा, और आया 2 महीने के बाद जो उतरा पानी का हम भूल गए। फिर 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आया, सिंध में तबाह करने हुई, वी फॉरगॉट। अभी 2022 में आपके सामने कितना सैलाब आया, कितनी दुनिया से जाके वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंसेज हुई, $11 बिलियन के फ्लड जी हम देंगे, आपने उनकी तैयारी नहीं की, वी कुड मैनेज ओनली $2 बिलियन। This shows the indifferent attitude of our ministers and government. Be those are federal or provincial government. और ये बहुत अफसोस की बात है
और अभी भी यही होगा कि अभी हम जो कुछ बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो ही फ्लड खत्म होगा, सीजन ऑफ होगा, ये हम सब भूल जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि इससे इस दफा कितना नुकसान हो रहा है। देखें, पूरा गुजरांवाला डिवीजन जो कि एक बासमती चावल का गढ़ है, जहाँ जी। पर टोटल जो 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खत्म, चावल खत्म हो गया है। ये एक्सपोर्ट जाफराबाद का मशहूर चावल है, वो खत्म हो गया। कॉटन की फसल तबाह हो गई। इसके बाद अब ये ऐसा ऐसा सिंध में एंटर हो रहा है, सिंध में जब आए यहाँ पे तबाहकारियां होंगी। वी डोंट रियलाइज कि हम कितना नुकसान अपने अवाम का करते हैं। हुकूमत, अवाम हुकूमत क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है कि अब वो नुमाइंदे कानून साजी करें, अवाम की सलाह वर्जी के लिए काम करें और अच्छा काम करें। लेकिन यही और फिर यही प्रॉब्लम है कि अब इनके कुछ लोगों की चांदी हो गई, फ्लड का पैसा मिलेगा, रिहेबिलिटेशन का पैसा मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ टाइम। और फिर सारी बात कहाँ जाती है? फौज मौजूद है, चाहे वो बॉर्डर की प्रॉब्लम हो, लड़ाई हो दुश्मन से, दहशतगर्दी हो या नेशनल कम्युनिटी हो। आपके सामने हमारे चीफ आमिर साहब, फील्ड मार्शल आसिम हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह फौज खड़ी होती है। किस तरीके से वो रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो मेडिकल कैंप बनाए हुए हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, एवरीथिंग फौज इज देयर। ब्रिज बना रहे हैं, इंजीनियर्स के लोग बना रहे हैं। केपीके में पहले हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, अब पंजाब में, और उसके बाद सिंध की बारी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस दफा एक हमें अहद कर लेना चाहिए कि अब हमें वाकई हमें रिजर्वायर डैम, छोटे डैम बनाए जो आप मैनेज कर लें, जल्दी बन जाए, पानी स्टोर हो। जब ड्राउट का सीजन होता है मार्च से जून तक, उसमें पानी के लिए तरस रहे होते हैं ये हमारे जो किसान भाई हैं, उस वक्त कम अज कम आके ये उनको पानी मिल सके और ये पानी जब फ्लड का था उसमें हम कंजर्व कर सकें। ब्रिगेडियर साहब, मैंने मुसद्दिक मलिक साहब को सुना, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले साल के लिए जो वार्निंग्स अभी से हैं उसके लिए कहा है कि जी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लें, जिसकी उन्होंने डेडलाइन 300 दिन दी है, यानी कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने। 1 साल ही हो गया जी। अब नेक्स्ट ईयर की वार्निंग की बात कर रहे हैं। अब ये तो चले हम डूब गए ना, हम बह गए, जो भी हुआ। अब नेक्स्ट ईयर का वो कह रहे हैं जो 22% थ्रेट ज्यादा है अब की निस्बत, वार्निंग ज्यादा है, उसके लिए आपको लगता है ये 10 महीने के अंदर अंदर इतने इंतजामात कर लिए जाएंगे, या गवर्नमेंट वाकई सीरियस हो गई, या जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी चूंकि सैलाब है इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ताकि लोगों का एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा कम रहे, बाद में फिर वही मामला चलते रहेंगे पॉलिटिकल। देखिए, 1 साल में ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत के अहदेदारों से पूछा जाए, जो रिवर बेड के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन होती हैं, आप सोसाइटीज बनाते हैं, आप वाटर कोर्स को अल्टर करते हैं, नेचुरल कोर्स होता है, उधर से उसका डेवलपमेंट की जाती है जिससे वो फिर शहरों का रुख पानी करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? किसी को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कोई तो उससे जिम्मेदार है। लेकिन ये कि इसको ये आपका मतलब ये सिस्टम तो करनी कि आपको फ्लड की वार्निंग सही मिले, बारिश का मैट वाले हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लोग बता देंगे इंडिया में इतना बारिश हो रही है, तो अगर वो ना भी हमें बताएं, हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त वो डैम भर लेंगे और हमारे पास अचानक पानी खोलेंगे। अगर अचानक पानी खोलते हैं, हमने अपनी लोकल पॉपुलेशन को कितना पहले से इवैक्यूएट कर लिया है, उनका जान, उनकी पर्सनल, उनके माल मवेशी, उनके जो घरों का सामान होता है, उन्होंने बेचारों ने गंदम रखी होती है, बच्चों के जहेज के सामान रखा होता है। आई मीन वी पीपल आर वेरी इंडिफरेंट। हमें एहसास ही नहीं चीज का जो लोगों को क्या हाल है। और अभी जाके हम पूछते हैं कि आपको खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, इट इज नॉट एनफ, मच मच मोर। वो क्या करेंगे जिनका माल, जिनकी सारी जिंदगी माल में वैसी होती है, वो क्या करेंगे? तो उनको कॉम्पिटिशन कैसे देनी है, उसमें भी घपले होते हैं। आई थिंक ये हर बात फौज पे मत नहीं छोड़नी चाहिए। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्यों बनाई गई है? क्यों उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया? हर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्यों नहीं किया गया काम? समबडी, आपने किसी एक को भी देखा कि को कोई पूछ-खींच हुई है क्यों किया गया? आई थिंक अभी टाइम आ गया कि सम हेड मस्ट रोल, ताकि आइंदा के लिए सबके सबक हो। ब्रिगेडियर साहब, 2016 में डच एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था पाकिस्तान को कि ये जो आप बैराजेस और पुल बना रहे हैं, या ये जो बने हुए हैं, या ये जो आप एक पुराने डिज़ाइन पे लेके चल रहे हैं,
उसके हिसाब से ये लो फ्लड पासिंग कैपेसिटी है इनकी। ये चोक पॉइंट्स बना रहे हैं आप, ये लो कैपेसिटी है क्योंकि ये इस तरह से इतना पानी और जिस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस तरह से इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इसको वो बर्दाश्त कर सकें। लेकिन हम 2016 से 2010 में भी उनकी एक रिपोर्ट आई थी सर, आपके जो है वो नॉलेज में होगा, उन्होंने एक रिपोर्ट 2010 में भी डच एक्सपर्ट्स ने दी थी और उसमें भी ये था कि हमारे यहाँ पे जो फ्लड मैनेजमेंट उसमें डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं उनको सिरे से पता ही नहीं है कि एम्बैकमेंट्स कैसे बनानी है, पुश्ते कैसे बनाने हैं। एक ही डिज़ाइन हर जगह वो लागू किए जा रहे हैं, उसी को हर जगह वो फिट किए जा रहे हैं। तो ये किसकी कुताही है सर? जो आसमानी आफत है वो तो है ही है, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कब तक अपनी कुताहियां कुदरत पे डालते रहेंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ। देखें, जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके इंजीनियर हैं, आपके वाटर एक्सपर्ट्स हैं, आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, दे नो चांदी थी। आप देखें सारा कुछ वो कहेंगे जिस तालाब में बह गया और उसके बाद नए से उनके फंड शुरू हो जाएंगे। समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल इस चीज के लिए कि आपने अरेंजमेंट क्या किया। और फिर नंबर 2, आप लोग आप गलत अरेंजमेंट करते हैं, आप लो क्वालिटी मटेरियल लगाते हैं। आप देखें सत्तर बिराज को मंगला कितना सौ गुजर गया है, 100 साल गुजर गए हैं, 80 साल गुजर गए, कुछ टाइम पर नहीं हुआ। इसलिए कि वहाँ इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दुनिया में होता ये है कि अगर 100 रुपया लगना है एक चीज पे, 100 रुपया लगता है, तभी वो क्वालिटी मेंटेन होगी। हमारा ये 100 में से 70-60% लगेगा, 40% दायमा चला जाएगा, तो कैसे होगा? इसको ओवर एंड श्योर करने के लिए आपकी टीम होती है, मॉनिटर टीम होती है, आपके प्रोविंस का कैप्टन होता है जो चीफ मिनिस्टर होता है, आपके और मिनिस्टर होते हैं। दे शुड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल थिंग्स के ऊपर। दिस इज हमारी साइकिल चेंज हो चुकी है। वी वांट शॉर्टकट, दिस टाइम फॉर शॉर्टकट हैज गॉन। अगले साल 22% जब ज्यादा रेन होगी तो आप इमेजिन लगाएं, इंडिया ने अपना जो बदला लेना था, जो मार्केट हक से उनको मार पड़ी है, उन्होंने हमारे से बदला ले लिया है। हमें कितने 100 अरब का नुकसान हुआ, आप सोच नहीं सकते। और अभी गन्नम की फसल में अगर अक्टूबर तक पानी ना उतरा ये सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में गन्नम लगेगी और एक और क्राइसिस हमारे हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर इस वक्त मैं कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कशन की थी, फेडरल फ्लड कमीशन, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि इसको हमने ऑन ग्राउंड देखा ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा है, पेपर्स की हद तक ये मौजूद है इदारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंडर आता है। ये 1977 में सर ये इदारा कायम हुआ था। अब इसका काम क्या है? मेरे ख्याल में जो इसका मेन काम है वही अभी तक हमारे इश्यूज हैं। इसका काम यह है कि ये डैम्स और तमाम चीज़ें जो बनती हैं उनकी डिज़ाइनिंग करे, ख़ास तौर पे एम्बैकमेंट जो पुछते हैं और ये वाटरवेज वगैरह, फिर इनको सुपरवाइज भी करे। अगर सुपरविजन हुई होती, अगर इस डिपार्टमेंट ने वाकई अपना काम किया होता 1977 से, तो अभी ये जो बंद टूट रहे हैं, ये जो हमने 2022 में देखा था बलूचिस्तान में, जिस तरह से डैम्स जो हैं वो कोलैप्स हुए हैं या जिस तरह से वो डैमेज हुए हैं, तो ये सारा कुछ तो ना होता ना सर। देखें, एक तो डिजाइनिंग है। अगर आपके लोकल डिजाइनर्स हैं, आपके इंटरनेशनल डिजाइनर हायर करेंगे टू अंडरस्टैंड कि फ्लो ऑफ वाटर देखें किधर को जाता है, नेचुरल उधर बांधना। फिर स्टोन फिटिंग नहीं करते हैं, कच्चे पानी को कौन सस्टेन करेगा जब तक उसके पास स्टोन फिटिंग नहीं होगी, ताकि वो स्टोन भी वाटर को सस्टेन करेंगे। सेकंड, उसके खिलाफ प्लांटेशन होनी चाहिए ताकि और जमीन जो सॉइल वो होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप घास लगाते हैं, आप स्टोन फिटिंग करते हैं, वो नहीं की जाती है। अब सिंध में पूरे कच्चे के एरिए का दरख्त काट के ले गए, खत्म, चटुल मैदान बन गए, तो कैसे पानी रुकेगा? ये चीजें हमें बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में हर हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। ये अवाम आपने को उन्होंने चुने हैं, आपको वो लेकर आए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, ताकि हमारे लिए कानून साजी करें, हमारे लिए अच्छा काम करें, करके दिखाएं इसकी उनकी जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरे। ये हमारा काम है। ये नहीं कि आप उनको करेंगे हाँ जी बस नुकसान हो गया, अब हम कॉम्पिटिशन करेंगे, इसमें 1 करोड़ का नुकसान है वो सिर्फ 10 लाख दे देंगे। दैट वुड नॉट अफेक्ट। अभी इस चावल के बाद बासमती जो एक्सपोर्ट होता है, आप बताएं कितना बड़ा नुकसान हुआ है कौम का। इसके बाद अभी गन्नम का नुकसान होने वाला है। आप प्लान करें, पानी निकालें, आप पंप लगाएं, किसी तरीके से पानी को निकालें, ड्रेन में फेंकें ताकि जमीन जल्दी खुश्क हो और अगली फसल लग सके। इस सारी प्लानिंग का वक्त अब है, जो कि ये नहीं सोच रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए,
मैं 2010 का थोड़ा सा रेफरेंस कोट करना चाहूँगी। 2010 में जब सैलाब आए थे तो बहुत तबाहकुन सैलाब थे, बड़ी सूरत हाल ख़राब थी। नेदरलैंड ने पानी पे बहुत काम किया है सर, सबको पता है। उसके जो डच एक्सपर्ट्स हैं उनको दुनिया में माना जाता है, उससे बेहतर दुनिया में एक्सपर्ट्स जो हैं वो वाटर एक्सपर्ट्स कोई नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी डच एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया था। उसके बाद 2016 में उन्होंने एक पैनल था उनका, उसकी एक जजमेंट आई थी सर, उन्होंने पूरे हमारे सिस्टम को एनालाइज किया था। उसके बाद जो हमारा फेडरल फ्लड कमीशन है उनकी बेसिक्स, उन्होंने जो कहा था कि उनको तो बेसिक पुश्ते जो हैं वो तक बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आती है, और जो एग्जैक्ट लाइन उनकी रिपोर्ट में थी वो मैं कोट कर देती हूँ, दे डिड नॉट नो हाउ टू डिजाइन द साइट स्पेसिफिक एम्बैकमेंट। इससे बड़ी नाहिली हमारी क्या हो सकती है, और हमारा साल का करोड़ों रुपया इस डिपार्टमेंट में जा रहा है, और उसके आगे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सर। देखें इसमें कितना टाइम लगता है। अगर आप 3-4 तक जो आपके आर्किटेक्ट हैं, जो डैम डिजाइनर्स हैं, उनको आप डच भेज देंगे, उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। दे गेट ऑन जॉब ट्रेनिंग, वहाँ करके आए, पूरी लेटेस्ट सिस्टम समझें, वो आके यहाँ डिजाइन कर लें। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? अब वो आके अपने बाकी लोगों को ट्रेन कर दें, यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग करें, जो कि हमारा फॉर सेक्टर सिस्टम है। इसलिए कि हम अपने लोगों को बाहर भेजते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, आके हमारे ट्रेनिंग सीजन में बाकी लोगों को ट्रेन करते हैं, और ये सिस्टमैटिक है। और ये आपके सामने चीफ आर्मी साहब, जो फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर है, आपके सामने किस तरीके से इतने बड़े दुश्मन को जो उसके घुटने टेके हैं। वजह ये थी कि हमने ऑपरेशन रेडीनेस में, ट्रेनिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दैट इज अ डिफरेंस। यहाँ पर वो सोच ही नहीं है। आज डे टू डे काम चलता है, उसके बाद जो उसका कोई अकाउंटेबल है कोई नहीं। इसलिए मैं ये बात करूँ कि इट्स डूएबल, ओनली डूएबल ही जब आप खुद इसके लिए काम सही करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, वर्ल्ड बैंक IDA ने फाइनेंस किया था सखर बैराज को, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट उसका था। ये $286 मिलियन का प्रोजेक्ट था सर। 2015 में ये अप्रूव हुआ था, और उसने करना क्या था कि 18 क्रिटिकल गेट्स 2020 में प्लेस करने थे, यानी कि जिससे पानी रोकते हैं, खोलते हैं। 2022 तक की जो मेरे पास अपडेट्स हैं, वैसे सारा वैसे ही इनकम्प्लीट पड़ा रहा। अभी शायद कोई हुकूमती वजीर की उस पर नज़र पड़ जाए तो हमें उस पर मज़ीद डिटेल बता दें। और 42 में से 15 दरवाजे जो थे अनऑपरेशनल रहे। ये है सर जिसने इंडस रिवर के ऊपर सारा काम करना था। इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा सर? इनमें अकाउंटेबल जाहिर है कि जो रिस्पॉन्सिबल बात, और इसमें भी लोग मटीरियल लगाया जा रहा है, इसमें भी वो नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है दोबारा इन गेट के अंदर कि जो पिछले 100 साल से बने हुए हैं उनके कुछ नहीं हो रहा। ये आप सोचें कि एक लॉन्ग टर्म है, ये मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की ज़राअत के लिए, मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कैन बी कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस? हु इज रिस्पॉन्सिबल? टीम कैप्टन ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है, ही हैज टू पर्सनली टेक इन टच, ही हैज टू चेक कि कौन गलत कर रहा है, और उसके बाद सम हेड मस्ट रोल। दैट इज इम्पोर्टेंट। वो नहीं होता हमारे मुल्क में। कोई पूछने वाली सिस्टम को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं: गुड गवर्नेंस, मेरिट पे पोस्टिंग, रूथलेस, उसके बाद ये जीरो करप्शन और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। चारों का फुकदान है। तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। इसलिए फौज कहाँ कहाँ जाएगी? फौज सियासी भी लड़ाई कर रही है, कश्मीर में लड़ाई कर रही है, बॉर्डर पे लड़ाई कर रही है, क्लाइमेट स्कीम में अवाम का साथ दे रही है। हम इस दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? बाकी जिसको हमने चुना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फोरेंसिक अपने, वो क्यों काम नहीं करते? दैट हैज टू बी डन। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जो हमारी फौज आजकल काम कर रही है, बेसिकली ये हमारी सिविल गवर्नमेंट का काम है। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी फौज ने उठाई हुई है, क्योंकि ये खुद तो इस काबिल है नहीं कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकें। ब्रिगेडियर साहब, मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक ट्रिब्यूनल को वो हेड कर रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 2010 में, फ्लड के ऊपर थी, उसका नाम था रूट अवेकनिंग। उसमें उस ट्रिब्यूनल ने बताया था कि ये एम्बैकमेंट ब्रीचेज हैं, इनमें फेलियर बताया इरिगेशन अथॉरिटीज़ का, डिटेल रिफॉर्म्स उसमें बताएं कि आप क्या कीजिएगा। वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है सर। वो रिपोर्ट कहाँ गई ये अभी तक नहीं पता है। क्या बेहतर नहीं है कि हुकूमत उसमें जो सजेशंस हैं उनको ही एटलीस्ट देख ले, उसी पे कुछ काम कर ले, या नए सिरे से जीरो से इन्होंने स्टार्ट करने अब, क्योंकि हमारे पास जीरो से स्टार्ट करने का वक्त है नहीं है सर? देखें, जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, किसी का नुकसान नहीं करते, ओके, नो डजंट मैटर। एटलीस्ट उसकी सिफारिशें जो है, सिफारिशात जो हैं,
जो रिकमेंडेशन हैं आप उसको तो चेक कर लें, उनसे मशवरा ले लें और आप 2 साल की टीम आप भेज दें अपने अच्छे आर्किटेक्ट की, डिजाइनर की, वहाँ हॉलैंड में भेज दें, वो आपको सारा करके बता देंगे, ट्रेन होके आ जाएंगे, वो आइंदा के लिए बाकी को ट्रेन कर देंगे। बट इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज डूएबल। द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व, एंड इट इज बैडली नीडेड जो यहाँ गायब है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे रफ़ीला खान नियाज़ी साहब और PMLN से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि फ़्लड के ऊपर उनकी क्या तैयारियां हैं और हमारी जो इस वक्त सियासत है उसमें तहरीक इंसाफ काफ़ी थोड़ी सी दोबारा से स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ वो आए दिन नया करती रहती है, तो देखते हैं कि उनकी सियासत भी किस रुख पे जा रही है इस ब्रेक के बाद।